Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 2 which is right in the constitution and this is the fifth part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने राइट टू इक्वालिटी को डिस्कस किया था और आज हम लोग जा रहे हैं राइट टू फ्रीडम को डिस्कस करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इसको। इक्वालिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी आर द टू राइट्स दैट आर मोस्ट इसेंशियल टू डेमोक्रेसी। इक्वालिटी और फ्रीडम ये दोनों जो है बहुत इसेंशियल होते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कि इन दोनों को बहुत इक्वली बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। ये दोनों ही राइट्स एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कैसे इसको हम लोग समझेंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थिंक वन विदाउट थिंकिंग ऑफ द अदर। एक के बिना दूसरा की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर एक की कमी होगी तो दूसरा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा और दूसरे की कमी रहेगी तो पहले वाले का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, उसमें से एक काफ़ी रिच है और एक काफ़ी पुअर है। तो कहा जाता है कि आप उनमें इनइक्वालिटीज़ तो है, इक्वल नहीं है वो लोग, क्योंकि एक इकोनॉमिकली बहुत साउंड है और दूसरा वीक है। तो उनको कहा जाता है कि आप दोनों को फ्रीडम है, इक्वालिटी तो नहीं है बट फ्रीडम दोनों को है। तो वो तो अच्छे मकान में रहेगा, BMW से घूमेगा, सारा इन्जॉयमेंट कर सकता है वो। लेकिन ये जो एक गरीब है वो सारे फ्रीडम्स को एक्सप्लोर नहीं कर सकता है जो वो इन्जॉय कर रहा है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक के पास है एक के पास नहीं है, तो एक तो ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया, इक्वालिटीज़ नहीं है। तो दूसरे के लिए फ्रीडम का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देख सकते हैं कि अगर जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है उस फ्रेंड के पैसे को ले लिया जाए, फ्रीज कर दिया जाए और कहा जाए कि अब आप लोग बिल्कुल इक्वल है और यू कैन एंजॉय एनीथिंग यू वांट, तो वो कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इक्वालिटी तो है लेकिन फ्रीडम उनका सारा ले लिया गया। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। लिबर्टी में तीन चीज़ें आ जाती हैं। उसमें पहली चीज़ है फ्रीडम ऑफ थॉट, कि वो जो सोच रहा है उसको सोचने की आज़ादी हो, उस सोच को उसको एक्सप्रेस करने की आज़ादी हो और एक्सप्रेस करने के लिए उसे एक्शन लेने की आज़ादी हो। तो मान लीजिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि मान लीजिए एक रनर है जो एक दौड़ में शामिल होना चाहता है। वो सोचता है कि उसे 100 मीटर का रेस में दौड़ना चाहिए उसे। तो वो उसने पहले सोचा, फिर उसने इसके लिए अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया कि मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा इस दौड़ में। तो उसने अपने आप को एक्सप्रेस भी किया और जब रेस शुरू हुई तो वो दौड़ करके फर्स्ट भी आ गया। तो पहले उसने सोचा, फिर एक्सप्रेस किया और फिर उसके एक्शन को देखा गया और उसने अपने फ्रीडम को अचीव किया कि इन तीनों चीज़ को उसमें शामिल थी। पहले उसने सोचा, फिर उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया और फिर वो उसके एक्शन में वो चीज़ दिखाई दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी सोचे तो वो उसको कर सकता है, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। इट डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट वन डिज़ायर और लाइक्स। आप कुछ भी सोच रहे हैं या लाइक कर रहे हैं, किसी चीज़ को डिज़ायर कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको करेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि उसको करने के लिए आपके पास फ्रीडम है या नहीं है। अब इसको एक एग्जाम्पल से सोचते हैं कि वही व्यक्ति जिसने सोचा कि वो 100 मीटर के रेस में पार्टिसिपेट करेगा और उसने अपना एक्सप्रेशन भी दर्ज कराया, वहाँ उसने अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया उस रेस के लिए। लेकिन जब दौड़ने लगा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति उससे ज़्यादा तेज दौड़ करके आगे निकल रहा है। ऐसे में उसने उसके पैर में पैर मार दिया या फिर उसको शोल्डर से पुश कर दिया, वो व्यक्ति गिर गया और ये दौड़ करके फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो रनर था इसने उसके फ्रीडम को, दूसरे रनर जो आगे निकल रहा था उसके फ्रीडम को वायलेट किया। उसको भी दौड़ करके आगे पहुंचने का अधिकार था, उसके पास भी राइट्स थे कि जिस तरह ये दौड़ करके फर्स्ट हो सकता है तो ये भी दौड़ करके फर्स्ट हो सकता है। लेकिन जब ये आगे निकलने लगा तो इसने उसके फ्रीडम को वायलेट किया और उसको पुश किया, वो गिर गया और ये आगे निकल गया। तो ये चीज़ नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपका जो फ्रीडम है
आप दूसरे के फ्रीडम को वायलेट नहीं कर सकते हैं। अपने फ्रीडम को एक्सप्लोर करने के लिए आप दूसरे के फ्रीडम को का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। ये बताया जा रहा है यहाँ कि इट डज नॉट मीन कि फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट वन डिजायर और लाइक्स। आप कुछ भी चाहेंगे और किसी तरह से भी चाहेंगे तो आप उसको फ्रीडम आपका नहीं है, उसको आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। इस चीज़ को आपको समझना होगा। If they were to be permitted, then a large number of people will not be able to enjoy the freedom. अगर उस व्यक्ति को ऐसा करने के लिए छूट दे दिया जाए तो वो किसी को आगे बढ़ने नहीं देगा, जो भी आगे बढ़ेगा उसको धक्का दे देगा। तो इस सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग स्ट्रांग हैं, कुछ लोग वीक हैं। स्ट्रांग इकोनॉमिकली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है ना, मेंटली हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो वीक है उसके फ्रीडम को वायलेट करेंगे। इस चीज़ की फ्रीडम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं देता है और यहाँ पर एक लिमिटेशन उस पर लगाया जाता है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि कोई भी फ्रीडम जो है, कोई भी राइट जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उसमें कुछ लिमिटेशंस जुड़े हुए हैं। तो उन लिमिटेशंस को भी जानना बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम आर डिफाइंड इन सच अ मैनर दैट एवरी पर्सन विल एंजॉय हिज फ्रीडम विदाउट थ्रेटनिंग फ्रीडम ऑफ अदर्स। बिना किसी दूसरे के फ्रीडम को थ्रेटन किए हुए हर व्यक्ति अपने फ्रीडम को एंजॉय कर सकता है। ऐसी व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर सिटीजन्स को प्रोवाइड की है। लेकिन ऑफ अदर्स विदाउट इंडेंजरिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इन डेंजर नहीं डालना है। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बताता है कि क्या लिमिटेशंस हैं, इस राइट टू फ्रीडम के क्या लिमिटेशंस हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर बताता है। तो ये जानना जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर कहता क्या है। तो आइए देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है, कि कहाँ तक हमारा फ्रीडम लिमिटेड है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। राइट टू लाइफ का मतलब जिंदगी की राइट, और पर्सनल लिबर्टी का मतलब है निजी उसको कुछ आज़ादियाँ होनी चाहिए। तो नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ। किसी भी व्यक्ति के जिंदगी से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट बाय द प्रोसीड्योर एज लेट डाउन अंडर द लॉ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लॉ में बताई गई हैं कि उन परिस्थितियों में क्या किया जाएगा, तो उसको हम लोगों को समझना होगा। इसका मतलब होता है कि नो वन कैन बी डिनाइड हिज और हर पर्सनल लिबर्टी। किसी के निजी आज़ादी को वायलेट नहीं किया जाएगा, इसका अर्थ यही होता है। लेकिन कुछ कानूनी बातें इसके बीच में हैं, उनको हम लोगों को समझना होगा कि दैट मीन्स नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड फॉर सच एन अरेस्ट। किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले पुलिस को ये बताना पड़ेगा कि उसे किस जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है। ये बिना बताए उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इफ अरेस्टेड द पर्सन हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय द लॉयर ऑफ हिज चॉइस। अगर उसको पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया ही जाता है, कारण बता के उसको अरेस्ट किया जाता है कि आपको इस अपराध में अरेस्ट किया जा रहा है, ये बता करके उसको अरेस्ट किया जाता है, तो उसको ये अधिकार है कि वो अपने चॉइस का कोई लॉयर अपॉइंट कर सकता है। इट इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू टेक दैट पर्सन टू बी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। जिस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया है उस व्यक्ति को यानी पुलिस को 24 आवर्स के अंदर किसी एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है। उसको 24 आवर्स के से ज़्यादा वो किसी व्यक्ति को डिटेंड करके थाने में या पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकता। उसको 24 आवर्स के अंदर उसको ले जा करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। द मजिस्ट्रेट हु इज नॉट पार्ट ऑफ पुलिस विल डिसाइड वेदर द अरेस्ट इज जस्टिफाइड और नॉट। जब उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है तो मजिस्ट्रेट जो है वो एक पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है और उसको ये पावर होता है कि वो जस्टिफाइड करे
कि वो जो अरेस्ट हुआ है वो पर्सन, वो उसकी अरेस्टिंग जो है वो जस्टिफाइड है या नहीं, कि ऐसे ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, उसको जस्टिफाइड करेगा वो मजिस्ट्रेट कि उसको कैद में रखना है या उसको छोड़ देना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में कुछ अधिकार पुलिस को भी है, लेकिन उसके पीछे एक कानून का एक लॉ उसके पीछे है, कानून उसके पीछे है कि कानून क्या कहता है इन संदर्भ में। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के लाइफ को या उसके पर्सनल लिबर्टी को किसी प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा उसको वायलेट किया जाएगा। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के ठीक विपरीत भी पुलिस को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जो उनमें बताया गया है। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में जो अधिकार बताए गए हैं उसके विपरीत भी कुछ पावर्स पुलिस के पास हैं। आइए उनको समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में पुलिस को ये लगता है कि वो अनलॉफुल एक्टिविटी में शामिल है, तो पुलिस उसको बिना कुछ बताए उसको अरेस्ट कर सकती है। आइए इसको समझते हैं कि समटाइम्स अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड सिंपली आउट ऑफ एन apprehension that he or she is likely to engage in unlawful activity and imprisoned for some time without following the procedure। जो प्रोसीड्योर बताया गया था उन प्रोसीड्योर को एक तरफ करते हुए अगर पुलिस को ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में शामिल है, तो उसको बिना इन प्रोसीड्योर को फॉलो किए पुलिस उसको अपने डिटेंशन में ले सकती है। और दिस इज नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, यानी कि उसे प्रिकॉशन के तौर पे ये स्टेप्स उठाने पड़ते हैं पुलिस को, कि उसको लगता है कि हो सकता है कि ये व्यक्ति ऐसा कुछ करे जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो उसको कुछ समय के लिए डिटेंट कर सकती है पुलिस। इसी को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी इंटेंटेड ओनली फॉर 3 months। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को। और इसमें ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो पर्सन को 24 आवर्स के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो पीछे बताए गए जितने भी प्रोसीड्यूर हैं उनको बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, और उसको 3 महीने तक बिना कुछ बताए उसको अरेस्ट किया जा सकता है और उसको इम्प्रिजमेंट में रखा जा सकता है बिना कुछ बताए हुए 3 महीने तक। आफ्टर 3 months सच केस इज ब्रॉट बिफोर एन एडवाइजरी बोर्ड फॉर रिव्यू। उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड बैठती है, उसके सामने उस केस को प्रस्तुत किया जाता है और फिर एडवाइजरी बोर्ड जो है वो निर्णय करती है कि इसके डिटेंशन को बढ़ाया जाए या इसे छोड़ दिया जाए। प्रिवेंटिव डिटेंशन लुक एन इफेक्टिव टूल्स इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट टू डील विथ एंटी सोशल एलिमेंट्स। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कहीं उग्रवादी हैं या कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उनको बिना बताए गवर्नमेंट अपने डिटेंशन में ले लेती है। इसी को हम लोग ये एक बहुत अच्छा औजार है, टूल है गवर्नमेंट के पास, कि गवर्नमेंट को उन सब प्रोसीड्योर को नहीं अपनाना पड़ता है इन सर्टेन केस जो एक आम व्यक्ति के लिए अपनाया जाता है। तो ये विशेष परिस्थितियों में इसका यूज़ गवर्नमेंट करती है। बट दिस प्रोविज़न हैज़ ऑफ्टन बीन मिसयूज बाय द गवर्नमेंट। कभी कभी इनका मिसयूज़ भी गवर्नमेंट की तरफ से होते हुए पाया गया है कि कुछ पॉलिटिकल गेन करने के लिए भी कुछ ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है जो किसी भी षड्यंत्र या किसी भी प्रकार से इस डिटेंशन के लायक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने पॉलिटिकल गेन के लिए अरेस्ट करती है गवर्नमेंट। देयर इज़ अ क्लियर टेंशन बिटवीन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड द प्रोविज़न फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक क्लियर क्लैश है बिटवीन द राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी और प्रिवेंटिव डिटेंशन के बीच में हम लोग देखते हैं कि एक क्लैश देखने को मिलता है, कि उसमें जो प्रोसीड्यूर्स हैं इसमें बिल्कुल नहीं अपनाए जाते हैं और बिना बताए ही किसी व्यक्ति को पुलिस उठाकर 3 महीने के लिए उसको जेल में डाल देती है। तो यही नहीं, बहुत सारे और भी फ्रीडम राइट्स के हैं
और उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अदर राइट को देखते हैं कि और भी क्या कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से राइट्स प्रोवाइड है। लेट्स सी सम अदर फ्रीडम्स प्रोवाइडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट वन थिंग वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दैट नो राइट इज एन एब्सोल्यूट राइट। तो आइए समझते हैं अदर फ्रीडम्स को। राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, जैसे कि मैंने बताया कि राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, उसके साथ कुछ लिमिटेशंस जुड़े होते हैं। ईच ऑफ दिस सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, और ये रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है। और जब भी किसी का राइट वायलेट होता है ड्यू टू सम अदर्स, तो वो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ती है, स्थिति जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती है। इसलिए गवर्नमेंट को पहल करना होता है और कुछ रिस्ट्रिक्शन उसको फॉर्म करने होते हैं। तो आइए उन राइट्स और उन रिस्ट्रिक्शंस को भी समझते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हमारा फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19 है, जो हम लोगों को बोलने का और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की राइट्स प्रदान करता है। इट इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मोरालिटी एटसेट्रा। कुछ चीज़ों पे ये इनको रिस्ट्रिक्ट भी करता है। वो चीज़ें हो सकती हैं कि कोई पब्लिक ऑर्डर हो सकता है जिसके कारण रिस्ट्रिक्ट हो रही हो, या पीस एंड मोरालिटी को लेकर के कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। दूसरा जो है वो भी आर्टिकल 19 में ही प्रदान किया जाता है, फ्रीडम ऑफ असेंबल, यानी कि असेंबली का अधिकार, यानी कि कहीं भी जुलूस, प्रदर्शन या कोई मूवमेंट्स, इनको करने के लिए लोग एकत्र हो सकते हैं। ये प्रोवाइड है राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। आइए उन लिमिटेशंस को देखते हैं कि इट इज़ टू बी एक्सरसाइज पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ये शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, जो भी गैदरिंग है, जो भी असेंबलिंग हो रही है लोगों की, इट शुड बी पीसफुल, वहाँ पर शांति होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का कोई आर्म्स नहीं दिखाई देना चाहिए। द गवर्नमेंट में इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन सर्टेन एरियाज डिक्लेयरिंग द असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स एज लॉफुल। कुछ इलाकों में से जुलूस जब जाती है तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन होता है कि ये सेंसिटिव इलाके हैं, यहाँ से होकर जुलूस नहीं जाएगा और उसके रास्ते में परिवर्तन लाया जा सकता है। या ये रिस्ट्रिक्शन किया जाता है कि अगर यहाँ से गुजारना कंपलसरी है या यहाँ से गुजरना कंपलसरी है तो वहाँ पर लोगों की संख्या कम कर दी जाती है, 5 या 3 ऐसे करके कुछ लोगों की संख्या, जैसा पुलिस उचित समझे या गवर्नमेंट उचित समझे वैसी कार्रवाई करती है और जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करती है। तो जब जेन्युइन प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन एक्ट और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट बाय द पीपल में बी डिनाइड परमिशंस। कभी कभी गवर्नमेंट के खिलाफ या उनके पॉलिसीज़ के खिलाफ लोग सड़कों पे उतर आते हैं, उस समय ऐसी गैदरिंग को परमिट नहीं किया जाता है क्योंकि कभी कभी ये गैदरिंग्स जो है वो पीसफुल नहीं रहती है और वो वायलेंस पे उतर आती है, गाड़ियों को जलाने लगती है, टायर्स फूकने लगती है, दुकानों को जला दिया जाता है। तो इस तरह की हरकत ना हो और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसके लिए जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का सवाल आता है और वहाँ पर जुलूस वगैरह निकाला जाता है जब, तो उसके लिए परमिशंस जल्दी नहीं मिल पाती हैं। तो इफ़ पीपल आर अवेयर एंड वेरिगेंट इन द रिकॉर्ड्स टू देयर राइट्स एंड चूज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच एक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सच मिसयूज बिकम रेयर। कभी कभी सरकार इन अपने खिलाफ उठती हुई आवाज़ को दबाने के लिए भी ऐसा करती है कि उन प्रोटेस्ट को दबा दिया जाए, इसके कारण भी उसका परमिशन नहीं देती है। लेकिन जिस देश के लोग अवेयर होते हैं, जिस समाज के लोग अवेयर होते हैं, जिस सोसाइटी के लोग अवेयर होते हैं, वो समझते हैं चीज़ों को और वो नहीं छोड़ते हैं अपना प्रोटेस्ट, और अंत में सरकार को अपने इरादे नरम करने पड़ते हैं लोगों के खिलाफ और उनकी बात सुननी पड़ती है। तो ये तो हम लोगों ने समझा कि किस तरह से अदर कुछ राइट्स हैं जो प्रोवाइड किए गए हैं हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। इसके अलावा
कुछ लोग जो होते हैं जो किसी मुकदमे में या किसी अपराध के तहत एक्यूज्ड हैं, उनके खिलाफ भी उनके फेवर में भी कुछ राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। तो आइए उन राइट्स को भी समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। राइट टू एक्यूज्ड को समझते हैं। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, यानी कि उस पे उस अपराध को करने का आरोप लगा है। तो राइट्स ऑफ एक्यूज्ड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ वेरियस ऑफेंस वुड ऑल्सो गेट सफिशिएंट प्रोटेक्शन। जिस व्यक्ति पर किसी भी अपराध को करने का आरोप लगा है उसे भी कुछ राइट्स दिए जाने चाहिए, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मानता है। वी बिलीव दैट एनीवन हु इज चार्ज विथ सम ऑफेंस इज गिल्टी। अक्सर हम लोग ये मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में उसका नाम आ गया या अपराध में वो आरोपी हो गया है तो ये माना जाता है कि उसने अपराध किया है। लेकिन असल में ये ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि आरोप किसी पे भी लगाए जा सकते हैं, बट जब तक वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं कि ये क्राइम जो है उसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, तब तक हम उसको गिल्ट नहीं मान सकते हैं या उसको अपराधी नहीं मान सकते हैं। तो नो वन इज गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज फाउंड दैट पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। और ऐसा कोई कोर्ट ही कर सकती है, कोर्ट ही ये निर्णय कर सकती है कि इस व्यक्ति ने जिसका आरोप जिस क्राइम का इसके ऊपर लगा है वो क्राइम इसके ऊपर सिद्ध होता है कि नहीं, ये उस अपराध का करने वाला है या नहीं। ये इस चीज़ का निर्णय जुडिशियरी करती है, यानी कि कोर्ट्स के अंडर में ये पावर लाई करता है। हम आप अगर वो आरोपी हो जाता है तो हम आप ये नहीं कह सकते कि उसने अपराध किया है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उस अपराध में का आरोप उस पर लगा है। A person accused of any crime should get adequate opportunity to defend himself or herself. एक व्यक्ति जिस पे आरोप लगा है किसी क्राइम को करने का, उसको कानून के तरफ से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो आइए उन राइट्स को हम लोग देखते हैं कि क्या वो राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से एक्यूज्ड को दिए जाते हैं। टू इंश्योर ए फेयर ट्रायल इन द कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड 3 राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 राइट्स प्रोवाइड किए हैं एक एक्यूज्ड के लिए जो किसी अपराध में वांछित है, किसी अपराध में उसके ऊपर उस अपराध को करने का आरोप लगा है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से 3 राइट्स दिए गए हैं। आइए उन राइट्स को समझते हैं। पहला राइट है, नो पर्सन शुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी एक अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा या 1 बार से ज़्यादा सजा नहीं मिल सकती है। यानी एक अपराध 1 सजा, एक अपराध 2 सजा नहीं मिल सकती है। कहने का मतलब है कि एक अपराध में अगर कोई व्यक्ति को सजा हो गई तो उसे फिर दोबारा उस अपराध के लिए दोषी या उस पर कोई दंड नहीं, उसको फिर कोई दंड नहीं दिया जा सकता है। एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, अंधा कानून, जिसमें इस मैटर को बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, इस कानून को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। अगर मौका मिले तो आप लोग जरूर देखिएगा इस पिक्चर को। दूसरा है, नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन इलीगल फ्रॉम ए बैक डेट। कोई भी लॉ जिस डेट को डिक्लेयर होती है उस डेट से ही एप्लीकेबल मानी जाती है। अब इसका क्या मतलब है? तो मान लीजिए कि बिहार में शराब को बंद कर दिया गया, इलीगल कर दिया गया कि कोई भी पीता हुआ या बेचता हुआ पाया जाएगा, ही विल बी पनिश्ड बाय लॉ। ये नियम लगा दिया गया, ये एक सर्टेन डेट पे लगाया गया। तो ऐसा नहीं है कि उससे पहले जो लोग इसका कारोबार कर रहे थे दे आर गिल्टी नाउ, या उनके ऊपर कोई मुकदमा चलाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। जिस दिन से वो अपराध घोषित हुआ है, इलीगल घोषित हुआ है, उस दिन के बाद अगर कोई इस काम को करता हुआ पाया जाएगा तभी उसके ऊपर ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा। उससे पहले अगर वो ये इस काम को किया है, उसकी शराब की दुकान थी, वो शराब बेचता था, तो वो उस समय लीगल था, लेकिन जिस दिन से ये कानून पास हुआ उस डेट के बाद से वो इलीगल हो गया। तो बैक डेट में जा कर के उस कोई लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। थर्ड है कि नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। किसी भी व्यक्ति से खुद को मतलब दोष मुक्त करने के लिए एविडेंस नहीं मांगा जा सकता कि तुम बताओ
कि तुमने अपराध नहीं किया है। नहीं, द बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई, जो अपोजिट पार्टी होती है उसके ऊपर लाई करता है। ठीक है, यानी कि जो कह रहा है कि ये व्यक्ति अपराधी है उसको प्रूफ करना होगा कि ये व्यक्ति अपराधी है, न कि उस अपराधी को बताना होगा कि मैंने अपराध नहीं किया है, मैंने अपराध नहीं किया है, इसको उसको सिद्ध नहीं करना है, बल्कि जिसने आरोप लगाया है वो सिद्ध करेगा कोर्ट में कि इस व्यक्ति ने इस कार्य को किया। यानी बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा, ना कि एक्यूज्ड के ऊपर होगा। यानी इसको साबित करने का भार जो है वो एक्यूज्ड के ऊपर नहीं होता है कि वो दोषी नहीं है, उसको सफाई नहीं देनी है, उस व्यक्ति को बताना पड़ेगा, उस व्यक्ति को सिद्ध करना पड़ेगा कि ये आदमी अपराधी है या इसने इस अपराध वाले कृत्य को किया है। तो ये कुछ राइट्स एक्यूज्ड के हैं। तो ये एक ब्रॉड एक्सपेक्ट है राइट ऑफ फ्रीडम का, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आज हम लोगों ने देखा और बहुत सारी कानूनी बातें हैं इसमें जो एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट करती हैं और ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति को जाननी चाहिए। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।